नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। आज मैं रेलवे एनटीपीसी वाले बच्चों को दिखाता हूं कि वाकई में आपकी कितनी तैयारी होनी चाहिए गणित सब्जेक्ट की एग्जाम में जाने से पहले। इस मॉक टेस्ट को लगाइए पूरा आप मेरे साथ। अगर आप 30 में से कम 26 क्वेश्चन या उससे ज्यादा कर पाते तो तैयारी ठीक है, वरना अगले साल का एनटीपीसी देखो। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? तो प्यारे भाई, आपको पता है कि मैं आपको बेस्ट 300 क्वेश्चन एनटीपीसी कराने वाला हूं, लेटेस्ट अपडेटेड, वही जो आपके पेपर में आने वाले हैं। मैं 10 एग्जाम पेपर आपको करवा रहा हूं। हम ऑलरेडी 7 एग्जाम पेपर कर चुके हैं और आज हम 8वां सॉल्व करेंगे। रेलवे एनटीपीसी की नौकरी के लिए इस लेवल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए जो आज हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे, सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पे, मैं प्लेलिस्ट पूरी बनवा दूंगा इनकी, और उसके बाद एक सिंगल वीडियो भी हम बाद में मर्ज करके डालेंगे सारे एग्जाम पेपर की। ठीक है? आप मॉक टेस्ट भी भाई डेली लगाते रहो। ठीक है ना? एक भी दिन ऐसा ना जाए अब आपका पेपर तक कि आप मॉक टेस्ट ना लगाओ। हमने रेलवे एनटीपीसी के यहां पे प्रीवियस ईयर के 2016 के भी 10 सेट पड़े हुए हैं, 2021 के भी हैं, 2025 का लेटेस्ट पेपर हुआ तो अब दोबारा होना है, 2025 के भी 47 के 47 शिफ्ट यहां पे डले हुए हैं। और बच्चों 2025 ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी हम यहां पे शिफ्ट डलवा रहे हैं, 12th लेवल की। ठीक है बच्चे, चलिए तो शुरू करें। कॉपी पेन लेके बैठो और सीरियसली एक एक सवाल को सॉल्व करना है। आपको पता है कि यही आना है पेपर में, उसके बावजूद भी आप मन से सवाल न लगाओ तो आपसे बड़ा मूर्ख, लंपट, निर्लज, दुराचारी कोई है? ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आता है। मैं हर सवाल का सोर्स बताऊंगा कि यह सवाल मैंने कहां से लिया है। ठीक है बच्चे? यदि 5 मानों का, 5 वैल्यूज का वेरिएंस 0.64 है तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन क्या होगा? तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। यही है ना? ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हालांकि अभी तो इस पे सवाल नहीं आ रहे, पर पहले बहुत आए थे। तो वेरिएंस अगर अंडर 0.64 है तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0.64 का अंडर रूट 0.8। 0.8 आ गया। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? डी वाला। आइए, एक आयताकार मैदान का एरिया 176 मीटर स्क्वायर है, इसके डायगोनल की लंबाई 18 है। इस मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे बच्चों ये आयताकार मैदान है, ना तो हमें इसकी लंबाई पता है ना ही चौड़ाई पता है। हमें यह पता है कि इसका जो डायगोनल है, डायगोनल वो क्या है बच्चों? 18 मीटर, यही है ना? और इसका एरिया, एरिया मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना? आपसे पूछा परिमाप, आंसर इंटीजर है। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या बना? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हो सकता है कि लंबाई और चौड़ाई क्या हो, कोई ट्रिपलेट बनता हो इस राइट एंगल ट्राइंगल में। अब 90 डिग्री के सामने 18, 9 का मल्टीपल, ऐसा तो कोई ट्रिपलेट पढ़ा ही नहीं हमने। 3 4 5, 5 12 13 7 24 25, ये सब ट्रिपलेट है, ये तो पढ़ा ही नहीं। यानी कि यहां पे जो इस रेक्टेंगल की साइड है वो इरेशनल नंबर रही होंगी, ये परिमेय संख्या। और ये सवाल बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है नहीं गोविंद जी? मैदान का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कितना? 176। इसका डायगोनल, डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना दिया है? 18। आपसे दिया है परिमाप। एक्चुअली परिमाप के लिए आपको लंबाई चौड़ाई की वैल्यू अलग अलग निकालने की जरूरत है ही नहीं। किसी भी आयत का परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। यानी कि आपको चाहिए क्या? बेसिकली लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो चाहिए ना? तो आप लंबाई प्लस चौड़ाई की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो अलजेब्रा की हेल्प से। भाई एल प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? एल प्लस बी का स्क्वायर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb, ट्वाइस ऑफ एल बी। और आप बताओ ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है बच्चों? ये डायगोनल का स्क्वायर है। डायगोनल है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 18। तो ये क्या आएगा? 18 का वर्ग 324 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है? एल गुणा बी कितना है? एल गुणा बी 176, लंबाई गुणा चौड़ाई 176 है। तो 176 का दुगुना कितना आ जाएगा? 352, 340 और 12। यानी कि ये आ गया प्यारे बच्चों
4 2 6 और 32 और 35 67, यानी कि 676। अब आप खुद ही बताओ, लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 676 है, 676 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 26, 26 का वर्ग 676 होता है, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 26 आ गया। तो उसका परिमाप आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 26 का दुगुना 52 सेंटीमीटर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बिना इस प्रोसेस से गुजरे इस सवाल का आंसर नहीं बता पाओगे, है ना बढ़िया सवाल। ज्यादातर सभी बच्चों ने वो सवाल किया जब आप एक ट्रिपलेट गैस करके लंबाई चौड़ाई निकाल लेते थे, पर 19% बच्चों को ये नहीं पता होगा कि इस तरह का प्रश्न भी बनता है जिसमें आपको अलजेब्रा इस्तेमाल करना है कि नहीं। मस्त है ना। आगे चलते हैं, ये बताइए सवाल नंबर है 3, करो। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 65 मिनट और 26 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। बी को कितने टाइम बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि टंकी कुल 30 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए, यही है ना। तो पाइप ए टंकी भर सकता है 65 मिनट में, बी 26 मिनट में। बच्चे एलसीएम लेने लगेंगे। बिना एलसीएम वाली अप्रोच बताऊं, हमने क्या किया, स्टार्टिंग में दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला, ठीक है। बोला कितने टाइम के बाद पाइप बी बंद कर देना चाहिए, मैं कुछ समय बाद बी बंद कर दे, लेकिन पाइप ए तो चालू रहा, जिससे कि कुल खाली टंकी कितने मिनट में भर जाए, 30 मिनट में भर जाए। ये सवाल है ना। तो सवाल में पूछा कितने मिनट के बाद बी को बंद कर देना चाहिए, यानी कि आपसे ये वाला टाइम पूछा है। इतना चला के बी बंद कर दिया हमने, पाइप बी बेशक बंद कर दिया, ए तो फुल टाइम चालू है शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि पाइप ए पूरे 30 मिनट तक टंकी भरता है। पाइप ए पूरी टंकी भर सकता है 65 मिनट में, तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भरेगा बच्चों, 1/65। तो पाइप ए 30 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 30 से गुणा, ये किससे चला गया, 5 से। 5 6 30 और 5 से 65, 13 बार, यानी कि 6/13। तो पाइप ए ने पूरी टंकी का 6/13 भरा है। पूरी टंकी तो 1 होती है, अगर 1 में से 6/13 पाइप ए ने भरी है, तो बची हुई 7/13 टंकी किसने भरी होगी, बी ने। और बी पूरी टंकी 26 मिनट में भरता है, तो 7/13 टंकी को भरने में बी को लगेगा 14 मिनट, यानी कि बी को 14 मिनट चला के बंद करना पड़ेगा। आंसर क्या है बेटे, गजब सवाल, गजब तरीका है ना। ये बेस्ट तरीका, कितना में मुश्किल डेटा क्यों ना आ जाए खटाक से होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 95 है, ए बी 13, ए और बी दोनों ही 0 से बड़े पॉजिटिव हैं, तो आपसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अलजेब्रा का बहुत प्यारा सवाल है, बताओ गोविंद जी कैसे होगा। अच्छा सवाल में दिया गया, सवाल में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नॉमिनल वाला लगाया हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, एक्चुअली हमें यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, ए बी का मान दिया है ना। हमें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो केवल क्या पता करना पड़ेगा, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कैसे आएगा, मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मेरे पास ए बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट तो आएगी नहीं, आप क्या निकालोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 95, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए बी की जगह क्या रख दो आप 13, तो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 95 प्लस 2ab, ए बी 13, तो 95 प्लस 26 कितना आ गया 121, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 121 आ गया, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 11, क्योंकि पॉजिटिव लेनी है, ए और बी दोनों 0 से बड़े हैं, तो यानी कि जो भी आंसर आएगा सीधा देख सकते हैं 11 का मल्टीपल होगा। ठीक बच्चों, हालांकि काफी ऑप्शन 11 के मल्टीपल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 95, और ए बी कितना है 13, तो 95 माइनस 13 कितना आ गया 82, तो 11 गुणा 82 कितना आ जाएगा 902, 902 आंसर है। ठीक है ना, बड़े सवाल है, सिंपल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 5।
रेलवे ग्रुप डी 2025 का देखिए, हमने अपने YouTube चैनल पे गगन प्रताप मैथ्स पे रेलवे ग्रुप डी के सारे बढ़िया बढ़िया सवाल सॉल्व करा दिए। ये वीडियो है बच्चे, ऑलरेडी 6 लाख बच्चे देख चुके हैं। ठीक है, ये पूरी 2500 सवालों का निचोड़ है। ये रेलवे का लेटेस्ट पेपर है, यही आगे आएंगे सवाल फिर से। अब जो सवाल मैं इसमें नहीं ले पाया वीडियो में, वो मैं यहां टेस्ट में करा दे रहा हूं, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। इसलिए कहता हूं कि मुझे एक एक सवाल के बारे में पता है। आई नो ईच एंड एवरीथिंग। 70 सेंटीमीटर ए सिलिंड्रिकल वाटर टैंक विद एन इंटरनल रेडियस ऑफ 70 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 1.5 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी अंदर से रेडियस कितनी है 70 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, पानी से भरा हुआ लबालब। ठीक है, वाटर इज बीइंग पंप्ड आउट एट ए रेट ऑफ 5 लीटर पर सेकेंड। इसमें पंप लगा के पानी बाहर निकालना है 5 लीटर पर सेकंड की स्पीड से। 1 सेकंड में 5 लीटर पानी बाहर निकाल देते हैं। कितना समय लगेगा पानी का लेवल 50 सेंटीमीटर गिरने में? तो पानी का लेवल जैसे पंप से कम होता जाएगा ना, तो पानी का लेवल जब 50 सेंटीमीटर ड्रॉप होगा तो मुझे इसी 50 सेंटीमीटर वाटर का वॉल्यूम कम करना है। समझ में ना बच्चों? तो मैं 50 सेंटीमीटर वाटर का क्या निकालूंगा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे पाई, ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बात समझे ना? अब पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सर्कल का एरिया है कि नहीं गोविंद जी? यहां पे मुझे पता है कि सर्कल की रेडियस कितनी है 70। वैसे आंसर आ चुका है 11 का मल्टीपल डी ऑप्शन है कि नहीं गोविंद जी? 11 का मल्टीपल एक ही है डी। अच्छा सी भी है, कोई बात नहीं, फिर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पे 70 सेंटीमीटर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा बच्चों बताओ? सर्कल की रेडियस अगर 7 है तो उसका एरिया क्या आएगा? 154। अगर रेडियस 70 है, 7 का 10 गुना। रेडियस अगर 7 है तो एरिया 154 होता है। रेडियस अगर 7 का 10 गुना है तो एरिया आएगा 10 का वर्ग 100 गुना। ये आ गया पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट। कितने सेंटीमीटर हाइट कम करनी है सिलिंड्रिकल टैंक की? 50 सेंटीमीटर। तो हाइट की जगह 50 सेंटीमीटर लेंगे। ये आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम का वो पानी जो आपको बाहर निकालना है। इस पानी का आयतन हो गया जिसे आपको पंप करके बाहर निकालना है। अब पानी आप निकालोगे 1 सेकंड में 5 लीटर। 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आप जिस पंप से पानी बाहर निकालते हो वो 1 सेकंड में कितना पानी खाली करता है? 1 सेकंड में 5000 सेंटीमीटर क्यूब खाली करता है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब खाली करने में कितना समय लगेगा गोविंद जी? 5000 से डिवाइड करेंगे ना, 5000, ये सेकंड में आएगा सीधा। देखो 5000 से 5000 कट गया, सीधा आंसर क्या आ गया? 154 सेकंड ही आया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलें, अगला करते हैं। The angle of elevation of the top of tower from 2 points on the ground 18 meter 32 meter away from the foot of tower are complementary. The height of tower is, वैसे अंडर रूट 18 गुणा 32 आंसर है, लेकिन मैं आपको कौन से बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रेलवे एनटीपीसी में आया था पुराने वाले में। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि जैसी आपकी जमीन है ना, और ये एक टावर खड़ा है। क्या है ये? एक टावर। अब हम टावर के फुट से, ये टावर का फुट हो गया, टावर के फुट से 18 और 32 मीटर की दूरी पर 2 पॉइंट देखते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो टावर के फुट से 18 मीटर की दूरी पर पॉइंट ए है और ये 32 मीटर की दूरी पर जो है ये पॉइंट बी है। यही है ना बच्चों? अब कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों पॉइंट्स से टावर के टॉप के जो एलिवेशन एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री। आप पॉइंट ए से टावर को देखते हो, टावर के टॉप को, पॉइंट बी से टावर के टॉप को देखते हो, तो जो एंगल बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कितना बनता है? 90 डिग्री माइनस अल्फा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री है। तो टावर की जो हाइट होगी प्यारे बच्चों, वो सीधा कॉन्सेप्ट होगी कि टावर के फुट से 18 और 32 मीटर की दूरी पर 2 पॉइंट है। टावर की हाइट है अंडर रूट 18 गुणा 32। रूट ए बी कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ये चित्र की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट बेहतर समझाने के लिए बनाया कि टावर
के किसी भी बेस पॉइंट से ना, टावर के बेस से अगर 2 पॉइंट है ए और बी दूरी पर, उन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो टावर की हाइट रूट ए बी होगी। 18 गुणा 32 कितना आ गया? 576 का अंडर रूट 24 मीटर। ये आंसर है। ऑप्शन नंबर है बेटे सी, ये बनाइए। ठीक है जी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच खुल चुका है एप्लीकेशन पे। तो जो बच्चे जैसे भी तैयारी शुरू करने हैं रेलवे की ना, बहुत से बच्चे ग्रेजुएट होके अभी आए हैं, रेलवे की तैयारी करनी है, इंग्लिश वीक है, तो आप रेलवे की तैयारी करें। ठीक है ना। 2 नावों पे सवार हो गए तो एसएससी में इंग्लिश का सब्जेक्ट बहुत बड़ा आपके लिए बन जाता है पढ़ने के लिए। रेलवे में इंग्लिश नहीं आती, ये अच्छी बात है, ना एनटीपीसी में, ना ग्रुप डी में, ना एएलपी में, ना किसी टेक्नीशियन में। तो आप जो है इस बैच से तैयारी कर सकते हैं। हम चारों ही टीचर्स की क्लासेस आपको 999 की फीस में लाइव क्लासेस प्लस वीओडी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। हमारी एप्लीकेशन है सिलेक्शन वे, ठीक है, डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन पे बैच तो है ही, आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेंगे। ठीक है जी, करो। आइए 7वां सवाल। पाइप ए किसी टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, बी 35 मिनट में भर सकता है, सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है गोविंद जी। बोला सभी पाइप एक ही टाइम पर चालू कर दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, यह सवाल है। समझे ना। पाइप ए जो है एक टंकी भरता है 15 मिनट में, और बी उसी टंकी को भरता है 35 मिनट में। जबकि सी खाली करने वाला ड्रेन पाइप है जो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में टंकी खाली कर सकता है ना। तो आप क्या निकाल लो, टंकी की कैपेसिटी क्या आएगा, इनका एलसीएम 15 और 60 का 60 आ जाएगा, 35 में 7 भी आता है, 7 पंजे 35, तो 60 में 7 से गुणा और कर देंगे यानी कि 400। तो टंकी की कैपेसिटी आ गई 420। अब पाइप ए 420 यूनिट टंकी भरेगा 15 एफिशिएंसी के, सॉरी, पाइप ए 420 यूनिट टंकी भरेगा 15 मिनट में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120 28। पाइप बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 420 बटे 35 12। पाइप सी 420 यूनिट खाली करता है 60 मिनट में, 1 मिनट में कितना खाली करेगा 7। तीनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों पाइप टंकी भरेंगे 28 12 40, 40 माइनस 7 33 एफिशिएंसी के साथ। तो तीनों पाइप बेचारे मिलकर 420 यूनिट टंकी 33 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे। तो पूरी टंकी को भरने में 420 बटे 33, 3 से चला गया 140 बटे 11 घंटे लगेगा, है ना। पूरी टंकी को भरने में जो क्या आएगा बेटे, 11 कम 11 3 0, 11 दूनी 22, तो 12 सही 8 बटे 11 मिनट। ये आंसर आ गया ना। गुड आउट। आगे चलो। किस ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि पर 14 साल का सिंपल इंटरेस्ट निवेश की गई राशि का 21 बटे 40 के बराबर होगा? बढ़िया सवाल। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 14 ईयर्स ऑन ए सम मनी बी 21/40 ऑफ द सम इन्वेस्टेड? आप बताइए बच्चों, किस ब्याज की दर से 14 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट का कितना होगा, 21 बटे 40, यानी कि आपको 21 बटे 40 ब्याज मिलेगा कितने साल में, 14 साल में। तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, बटे 14, तो 7 या 21 और 7 दूनी, यानी कि आ गया 3 बटे 80, 40 की 2 में गुणा आएगी 3 बटे 80। ये ब्याज की दर आ गई फ्रैक्शन में। आपको किसमें पूछा, परसेंटेज में। अब 3 बटे 8 होता है 37.5%, यानी 1 बटे 8 12.5%, 3 बटे 8 37.5%। ये बटे 80 है ना, इसलिए 10 से भाग और कर देंगे तो 3 पॉइंट है कि नहीं आसान। आइए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो, आप तीनों का स्क्वायर खोल लेंगे और कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा, लेकिन ये सवाल ज्यादा आसान पड़ेगा कि अगर आप इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं थीटा तो है नहीं, तो आप अपनी मर्जी से थीटा की कोई वैल्यू रख लो। और सबसे आसान क्या है, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे कोई भी अनडिफाइंड नहीं होगा, है ना। तो जैसे यहां साइन 45 के आगे 1/√2 और कोसेक 45 क्या होता है, √2, तो 1/√2 प्लस √2 क्या आएगा, 3/√2।
रूट 2 गुणा रूट 2 2, 2 और 1 3, 3 बटे रूट 2, 3 बटे रूट 2 का स्क्वायर 9 बटे 2, प्लस यहां से भी यही आएगा क्योंकि cos 45 1 बटे रूट 2 sec 45 रूट 2, ये भी जोड़ के 3 बटे रूट 2 आ गया, इसके स्क्वायर 9 बटे 2, माइनस टेन 45 1 cot 45 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 बटे 2 प्लस 9 बटे 2 9 हो गया, 9 में से 4 घटाएंगे 5, तो इस सवाल का आंसर है 5। बढ़िया और गजब का सवाल है। आइए आपको 3 पॉइंट दिए, इन पॉइंटों से बने ट्राइंगल का सेंट्रॉइड बताओ केंद्रक। बहुत आसान सवाल। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए और सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे तो आपको एवरेज ले लेना है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का और वाई कोऑर्डिनेट का। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई सेंट्रॉइड के, तीनों को जोड़ो, 2 3 5 4 9, 9 बटे 3, 3 आ जाएगा, तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट 3 आएगा मेरे भाई, ये आंसर नहीं है ना। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वाई को जोड़ो, 5 9 14 और 1 15 बटे 3, 15 बटे 3 क्या आ गया 5, यानी कि 3,5 सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गए, डी ऑप्शन है। नहीं आसान सी बात। तो मेरा मकसद है कि सारे टाइप का आप कवर करो। बताइए, फाइंड द अमाउंट ऑफ 75,000 रुपीज फॉर 1 year एट द रेट ऑफ 16% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, और आंसर अप्रोक्स में बताना है। ठीक बच्चे, सवाल यह है कि 75,000 रुपए की धनराशि पे 75,000 की धनराशि 16% ब्याज की दर से 1 साल में कितना अमाउंट बन जाएगी। अमाउंट आपको निकालना है तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो, प्रिंसिपल पता ही है 75,000, तो बेसिकली क्या निकालो आप, 1 साल का CI है ना। और आंसर अप्रोक्स में, तो यहां यूनिट डिजिट या डिजिटल सब मत लगाना। ठीक है बच्चे, बताइए कैसे होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस भी काफी करीब है कि नहीं। तो आप देखो समय कितना प्यारे दोस्तों, 1 साल। सवाल को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो बोला है 75,000 रुपए की राशि 16% ब्याज की दर से 1 साल में कितनी हो जाएगी, लेकिन ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली, हर 3 महीने में। तो 1 साल का मतलब 12 महीने, तो 12 महीने में 3 महीने की 4 साइकिल बनेंगी ना, यानी कि आपको हर 3 महीने में अपना पैसा ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाना है, हर 3 महीने में सक्सेसिव करना है। ब्याज की दर अगर 1 साल में 16% है तो 3 महीने में कितना होगा, बटे 4%, यानी कि आपको हर 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, 4%, 4%, 4%। हर 3 महीने में आपको 75,000 रुपए को 4% इंक्रीज करना है। दैट्स इट। बताओ बच्चों, 4% 4% 4% 4% की 4 साइकिल बन गई। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट तरीका यहां गोल्डन रेशियो ही है। 4 साइकिल के लिए अगर आपको CI निकालना है, 4 कंप्लीट साइकिल के लिए, तो गोल्डन रेशियो 4 6 4 है। कितनी की धनराशि है प्रिंसिपल, 75,000 रुपए। तो 75,000 रुपए का 4% करते जाओ, 4% माने 1/25, 75,000 का 1/25 3,000 है ना। 3,000 का 4% 120, 120 का 4% 4.8, और 4.8 का 4% भाड़ में जाए। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत, क्योंकि इतना थोड़ा रोंगे हम यहां पे, तो काफी इतना फर्क तो है। तो बताओ आपको CI कितना मिलेगा, 12,000 प्लस 720, और ये कितना आ जाएगा 19.2, यानी कि लगभग 20। तो 12,720 प्लस 20 740, तो 12,740 रुपए अप्रोक्स आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज, इंटरेस्ट है ना। तो 1 साल बाद अमाउंट क्या आएगा, 75,000 में 12,740 जोड़ेंगे तो 87,740 के करीब, 87,740 के करीब। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर। बताओ, है ना मस्त सवाल। ठीक है, बढ़िया है। आगे चलिए बताइए, एक कार्टन में 1 दर्जन दर्पणों को गिराया जाता है, निम्नलिखित में से टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अटूट दर्पणों से अनुपात क्या हो सकता है। एक कार्टन कंटेनिंग ए डजन मिरर इज ड्रॉप, एक गत्ते में शीशे रखे 1 दर्जन बार है, गिर गया खटाक से, कुछ टूट जाएंगे कुछ नहीं टूटेंगे। तो जो टूट गए और जो नहीं टूटे उनका रेशियो क्या हो सकता है, टोटल जोड़ के क्या बनना चाहिए, 12। अगर मैं रेशियो मानता हूं 3:7, तो टोटल 10 होगा। 10 की वैल्यू अगर 1 दर्जन करूंगा 12 है, तो शीशों की संख्या तो दशमलव में चलेगी ना, नॉट पॉसिबल।
यहां भी टोटल 11 नॉट पॉसिबल, यहां टोटल 5 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है 5:1। यहाँ पे 10-2 इजीली ब्रेक हो जाएगा ना 12 को। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 बनाओ। ए बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 5 hours 45 minutes टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। एक नाव जब धारा के प्रतिकूल जाती है तो एक दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 5 घंटे 45 मिनट। जबकि सेम डिस्टेंस को, समान दूरी को धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? 5 घंटे। नाव की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो क्या है? ये बहुत गजब, बहुत शानदार सवाल है, बताइए। इस सवाल का सबसे कमजोर कड़ी क्या है? सेम डिस्टेंस। अगर आप सेम डिस्टेंस जाते हो तो टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा। अब बोला है एक नाव को सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में लगता है 5 घंटे 45 मिनट, जो कि कितना होता है? 5 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 45/60, 3/4 आवर। तो 5 + 3/4 कितना आ गया? यानी कि अपस्ट्रीम जाने में लगता है 23/4 घंटे, है ना। सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? 5 घंटे, है ना। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो कितना है? टाइम का रेशियो 4 ऊपर चला जाएगा, 20/23। यानी कि सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम जाने में जो समय लगता है, समय का रेशियो क्या आ गया बेटे? 20/23। अगर समय का रेशियो 20/23 है तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा? उल्टा। 20/23 का उल्टा कर दो, 20/23 का उल्टा क्या आएगा? 23/20। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की क्या आ गया बच्चे? स्पीड का रेशियो। यही लॉजिक है ऐसे सवालों को करने का। लेकिन पूछा क्या है? नाव की स्पीड और धारा की गति, यानी कि एक्स से वाई का रेशियो क्या है? तो एक्स से वाई का रेशियो आएगा भैया, सीधा शॉर्टकट है, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। 23 + 20 बटे 23 माइनस 20, यानी कि 43/3। क्या आंसर है? ए, है ना। चलो, सोनम को 15 दिन के लिए सेल्स ड्राइव के दौरान अपनी यात्रा की देखभाल के लिए कुछ पैसे दिए गए, ठीक है। सोनम was given some money to take care of her travel during a 15 days sales drive she had to undertake. सोनम को बाहर जाना है 15 दिन के लिए, कुछ पैसे दे दिए खर्चा पाने के लिए, खाना खाते रहना। However, she had to increase her stay by another 9 days. लेकिन उसे अपना स्टे 9 दिन बढ़ाना पड़ा। एज ए रिजल्ट हर एवरेज डेली ट्रेवल अलाउंस वेंट डाउन बाई 75 रुपए। इसका नुकसान क्या हुआ कि उसका डेली का जो खर्चा है वो 75 रुपए कम हो गया। पैसा तो फिक्स दिया है, अब कितने भी दिन रुक लो उसमें। प्लान था 15 दिन का, लेकिन रुकी 9 दिन ज्यादा है, तो अब हर दिन खर्चा कम करना पड़ेगा ना। 75 रुपए कम हो गया डेली का खर्चा। शुरुआत में उसको कितनी जो अमाउंट है सैंक्शन किया गया था, कितना अमाउंट वो कंपनी से सैंक्शन करवा के ले गई थी, है ना। गजब सवाल है, अच्छी लैंग्वेज है ना। उसका बेस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा करने का। बताइए जी कैसे करेंगे। हमें बात जानते हैं कि उसका जो प्लान था वो 15 दिन का था, लेकिन वो रुकी 9 दिन ज्यादा, यानी कि कितने? 24 दिन। तो आप बताओ ये रेशियो कितना है? 3 पंजे 15, 3 अट्टे 24, 5:8। अगर 5:8 है तो उसका डेली एवरेज एक्सपेंडिचर किस रेशियो में चेंज हुआ होगा? अगर दिनों की संख्या 5 से 8 हो गई है तो उसका डेली का जो खर्चा है वो किस रेशियो में चेंज हुआ होगा? उल्टा, रिवर्स रेशियो में, 8:5। वाई दिस कोलाबरेडी? अगर डेली का खर्चा 8 है, 5 दिन रुकेगी तो कितना खर्चा आएगा? 40। अब डेली का खर्चा 5 है, 8 दिन रुकेगी तो गुणा करके अभी क्या आएगा? 5×8 = 40। टोटल खर्चा मतलब डेज इंटू डेली का, तो टोटल खर्चा सेम, इसलिए इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? रिवर्स, है ना बच्चे। अब डेली एवरेज एक्सपेंडिचर 75 रुपए कम हो गया, यानी कि पहले 8 यूनिट था, अब कितना हो गया? 5 यूनिट, 3 यूनिट कम हुआ, जबकि कितना कम हुआ? 75 रुपए। तो 3 की वैल्यू ही 75 रुपए दोस्त, कितने गुना? 25 गुना, है ना। अब कहीं से भी सॉल्व करो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से, यानी कि ओरिजिनल जो डेली खर्चे का एस्टिमेट था वो क्या था? 200 रुपए। 200 रुपए पर डे एवरेज एक्सपेंडिचर, है ना। 200 रुपए पर डे था, जिसमें कितने दिन रुका जाना था? 15 दिन। यानी कि कितना अमाउंट उसे सेक्शन किया गया था? 200 × 15, 3000 रुपए। ये सवाल सीधा ऑप्शन से भी पिक करके आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों।
मेथड मैंने आपको बताया जो बहुत गजब का है। बताइए, एक आदमी 5 घोड़ों और 7 बैल को 5850 रुपए में खरीदता है। घोड़ों को 10%, बैलों को 16% प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, उसका कुल प्रॉफिट आदमी का 711 रुपए है। एक घोड़े और 2 बैल के लिए आदमी ने कितना जो है पेमेंट किया है, यानी कि एक घोड़े और 2 बैल की लागत मूल्य पूछी है। यह सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, परसेंटेज ब्रेक करके भी। गोविंद कौन सा बता दें, बताओ। परसेंटेज ब्रेक मेथड बताते हैं। तो एक आदमी ने क्या करा जी, 5 हॉर्स और 7 बैल। बैल की स्पेलिंग क्या होती है, ऑक्शन। तो 7 ऑक्शन कितने में खरीदा, 5850 रुपए में। यही बात है। और खरीद के घर में नहीं रखा बेटा, उसने घोड़ों को बेच दिया 10% प्रॉफिट पे और बैलों को बेच दिया 16% प्रॉफिट पे। तो 16 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 10% प्लस 6%। तो अपन ये कह सकते हैं कि घोड़ों पे भी आदमी को 10% प्रॉफिट हुआ और बैलों पे भी। तो आदमी को ओवरऑल 10% प्रॉफिट हुआ कि नहीं, सभी सारे उस पे जानवरों पे। तो 5850 का 10% कितना आ गया जी, 585 रुपए। आदमी को प्रॉफिट होना चाहिए 585 रुपए, लेकिन सवाल के अनुसार उसका पूरा प्रॉफिट कितना है, 711 रुपए। आदमी का पूरा प्रॉफिट 711 रुपए है। तो सवाल के अकॉर्डिंग आदमी को कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ, तो 6 2 126 रुपए। आदमी को 126 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और प्रॉफिट होना कितना चाहिए था, 585। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा प्रॉफिट है कितना, 711 रुपए। तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ, 126 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। वाई, क्योंकि 7 बैलों पे आदमी ने 6% प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया। तो 7 ये जो बैल हैं, 7 बैलों के दाम का 6% 126 है। तो 7 बैलों के दाम का 1% कितना, 21। 7 बैलों के दाम का 100% कितना, 2100। यानी कि जो 7 बैल उस आदमी ने खरीदे, कितने के खरीदे हैं, 2100 के। तो 5 घोड़े कितने के खरीदे होंगे, 5850 में से 2100 घटाओ, यानी कि 3750 के। भाई टोटल जोड़ के कितना बनना चाहिए, 5850। अगर 7 बैल 2100 के खरीदे तो एक बैल 300 का हो गया, और 5 घोड़े 3750 रुपए के, तो एक घोड़ा हो गया 3750 बटे 5, 750 रुपए का। पूछा एक घोड़ा 750 प्लस 2 बैल, एक बैल 300 का, 2 बैल 600 के। तो एक घोड़े प्लस 2 बैल के लिए कितनी पेमेंट चुकाई है, 1300। कौन सा ऑप्शन, ए। ये सवाल एलिगेशन से भी आप लोग बना सकते थे, मुझे ये ठीक लगा। आगे चलें, सवाल नंबर है आपके सामने 16। निर्देशांक अक्ष और सीधी रेखा 5x प्लस 7y बराबर 35 द्वारा गठित त्रिभुज का वर्ग इकाइयों में क्षेत्रफल क्या है, बताओ। सीधा आ जाएगा 35/2, ये आना चाहिए कि नहीं। नहीं समझे होंगे प्यारे बच्चों। मान लीजिए ये है आपकी x एक्सिस और ये है आपकी y एक्सिस, यही बात है। अब ये है ओरिजिन। बताओ ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहां काटेगी, y0 करेंगे 7 0 पे, है ना। ये जो लाइन है प्यारे दोस्तों, ये y एक्सिस को कहां काटेगी, x0 करेंगे 7 5 35 0 5 पे। यानी कि मैं ये देखूं तो ये लाइन कैसी होगी, ये लाइन हो जाएगी बच्चों ऐसे, यही ना गोविंद जी, ऐसे। ठीक बच्चों, तो ये ट्रायंगल क्लोज हुआ कि नहीं। ये ऐसा ट्रायंगल है जो इस लाइन से और कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना है, जो कि क्या होगा, हमेशा एक राइट एंगल। ठीक बच्चों, और इसका एरिया क्या होगा भाई, इस राइट एंगल का, ये 7 है और ये 5 है, तो इसका एरिया आएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2 7 गुणा 5, यानी कि 35/2। और हमने डायरेक्ट देख लिया था यहां पे। ठीक बच्चों, ये सिंपल सवाल था, ये माइंड में बना सकते थे। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें,
अलजेब्रा का सवाल है एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 एक्स की पावर 16 प्लस वाई की पावर। ये तो पैटर्न बन रहा है ना भाई, फॉर्मूला बनता जा रहा है ना। एक्स प्लस वाई की एक्स माइनस वाई में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर गुणा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, फिर एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 से गुणा करेंगे एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, फिर डबल एक्स की पावर 16 माइनस वाई की पावर 16, फिर इसमें गुणा करेंगे प्लस में तो एक्स की पावर 32 माइनस वाई की पावर। अल्टीमेटली इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा, बीच में माइनस। ठीक है ना। चलिए ये बताओ, जब 11, 14, 31 और 38 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो जो प्राप्त संख्याएं वो प्रोपोर्शन में होती हैं, समानुपात में। ठीक है। यदि 3x रेशियो y प्रोपोर्शन में y रेशियो 8x माइनस 5 के, y पॉजिटिव है, y क्या ग्रेटर देन 0, तो आपको क्या बताना है y का मान। देखो भाई यहां से y की वैल्यू तभी आएगी जब आप x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है नहीं। और x की वैल्यू निकालने की आपको इक्वेशन ये दी है पहली लाइन कि x वो संख्या है जिसे 11, 14, 31 और 38 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो संख्या किस में हो जाती है, प्रोपोर्शन में। तो यहां x का मान निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है, समझ में ना बच्चों। बताओ वो क्या है। 11 से 14 कितना ज्यादा है, 3। 31 से 38 कितना ज्यादा है, 7। ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे, कम है तो माइनस लिखेंगे, है ना। अब आप यहां पे पहले और तीसरे नंबर को पकड़ लीजिए, पकड़ लिया ना। अपन को निकालनी एक्स की वैल्यू, यही है ना बच्चों। तो एक्स की वैल्यू जो होगी 7 की 11 में गुणा करेंगे 77 माइनस 3 की 31 में गुणा करेंगे 93, ये आ गया। और नीचे आएगा रेशियो, 3 में से 7 घटाएंगे, 3 माइनस 7, यही होगा बेटा। 77 माइनस 93 आ जाएगा मेरे भाई, है भाई 6 माइनस 16, माइनस 16 बटे माइनस का 4 यानी कि 4 आ गया, 4। तो x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई 4, जिसे आप यहां रख दो। 4 रखेंगे तो 4 तिया 12 रेशियो y प्रोपोर्शन में हो गया y रेशियो x की जगह 4 रखेंगे तो 4 अट्ठे 32, 32 माइनस 5 27, ये आ गया ना बच्चे। तो y की वैल्यू आप सिंपल दिमाग में सोच सकते हैं क्या आ जाएगी, 18। क्योंकि ये प्रोपोर्शन में तो जो बीच वाली संख्याओं की गुणा वही क्या है, बाहर वाली संख्याओं की गुणा। तो y गुणा y, y स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 12 गुणा 27 324। तो अंडर रूट लेंगे तो y कितना आ गया, 18। ठीक है ना बच्चे। तो 4 वो संख्या जो इन चारों में जोड़ने पर समानुपाती में हो जाएंगी। सवाल नंबर है आपके सामने 19, करिए। सेंटर ओ वाले सर्कल में ए बी और सी डी व्यास के विपरीत जो है, भुजाओं पर नहीं होगा ना, व्यास के विपरीत दो समांतर जीवाएं। ठीक बच्चों। ए बी 20 है, सी डी 28 है, जीवा ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितनी है, 16। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस बताओ, करो। सवाल पढ़ते पढ़ते ही आपको इस सवाल को करने का मेथड दिमाग में बन जाना चाहिए कि मान लो जैसे सर्कल है, ये क्या हो गया, सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है O। तो यहां पे दो पैरेलल कॉर्ड हैं, सेंटर डायमीटर के अपोजिट, यानी कि एक सेंटर के ऊपर है तो दूसरा नीचे होगा। ए बी 20 है, सी डी 28 है ना। तो ऐसे बना लेते हैं कि ये आ गया आपका सॉरी, एक कॉर्ड तो ये हो गई और दूसरी कॉर्ड जो है आपकी ये हो गई, ये बात है। तो ए बी 20 है, छोटी वाली कॉर्ड दूर होगी, छोटी वाली कॉर्ड जो सेंटर से दूर होगी और ये जो है थोड़ी सी नजदीक होगी सी डी। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉर्ड, एक दूसरे के समांतर है, ऐसी बोला है। इनके बीच की दूरी 16, बीच की दूरी का मतलब ये दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी है ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल आएगा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो बेटा अगर आप बीच की दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालते तो जीवा को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, आधा आधा। अगर ये ए बी 20 है तो हाफ हाफ हो जाएगा 10-10, और सी डी 28 है तो आधा आधा हो जाएगा, ये 14-14।
और दोनों के बीच की दूरी कितनी यहां पर 16, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी है 16। आपको क्या बतानी है रेडियस, ये सर्कल की रेडियस है r और ये भी यहां से यहां तक सर्कल की रेडियस है r। तो बेसिकली आपको क्या बन गए यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये और एक ये, और दोनों में क्या लगानी है आपको पाइथागोरस। लेकिन पाइथागोरस तो तब लगा पाओगे ना जब आपको ये लेंथ पता चले, ना तो आपको ये पता है ना ही, तो कैसे करें फिर, वी डोंट नो एनीथिंग। हमें बस ये पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी कितने डिग्री का एंगल है 90। तो रेडियस डायरेक्ट तो निकालो मत, एक काम करो पहले आप ये निकालो x। अगर ये x है तो ये कितना बचेगा फिर 16 माइनस एक्स, कि पूरी दूरी कितनी है यहां से यहां तक 16। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप बताओ रेडियस का स्क्वायर क्या आएगा, ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आर स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बताओ पाइथागोरस से 14 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर, यही तरीका है। यहां पे 90 के सामने आर है, आर स्क्वायर यहां से क्या आएगा दूसरे वाले से 10 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये ना बच्चों। अब 10 स्क्वायर को धर ले जाओ तो 14 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर को धर ले जाओ तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बच्चे 96। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब 16 माइनस एक्स में एक्स जोड़ो 16 इंटू ए माइनस बी, 16 माइनस एक्स में से एक्स घटाए 16 माइनस 2x, तो 16 चिकम 96 यानी कि 2x बराबर क्या आ गया 10, तो x कितना आ गया 5, 5 आ गया ना, x 5 आ गया, कोई दिक्कत। x की वैल्यू 5 आ गई, पूछा है सर्कल की क्या रेडियस, तो रेडियस चाहे आप इधर से निकाल लो चाहे इधर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लो, x कितना आ गया 5, तो ये x की वैल्यू 5 आ गई। तो पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने 14 5 है, तो रेडियस कितना है अंडर 14 का वर्ग 196 प्लस 5 का वर्ग 25, तो 196 प्लस 25 कितना आ गया √221 सर्कल की रेडियस आएगी, ये आंसर है √221, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चे, ये मैंने आपको बता दिया पूरा सॉल्व करके। आप इस सवाल को ऐसे ना करके सीधा क्या करते बेटा, ऑप्शन से उठा सकते थे, है ना, सीधा ऑप्शन से उठा सकते थे। आप कहोगे सर कैसे, भाई रेडियस ऐसी होनी चाहिए, देखो मेथड समझना बहुत जरूरी है, मैं हर सवाल का मेथड जरूर बता रहा हूं, है ना। आंसर रेडियस ऐसी होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या बन जाए 16, तो सीधा क्या पकड़ो सवाल ऑप्शन से। मान लो अगर मैं पहला ऑप्शन आंसर मानता हूं 221 √221, तो आप बताइए कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, तो आप डायरेक्ट देख पाएंगे √221 में से 196 घटाएंगे 25 का √5, और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 11, 11 और 10, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी √221 आ गया, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा ना पहली वाली रेडियस पे, इसलिए यही क्या हो गया आंसर। तो मैं रेडियस लेके चेक कर लूंगा कि वो ऑप्शन जहां पे इन दोनों के बीच की दूरी क्या बन जाए 16, खत्म। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 20, पी की प्रेजेंट एज का 4 गुना क्योंकि प्रेजेंट एज से 19 साल अधिक है, 7 साल बाद क्यू की एज का दुगुना, उस टाइम पी की एज के 7 गुने से 47 साल कम होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज बताइए। देखो ये कोई रेशियो वाला सवाल नहीं है, क्या इक्वेशन सॉल्व करने वाला। माना जैसे पी की प्रेजेंट एज पी है क्योंकि क्यों है, सवाल क्या कह रहा है, पी की प्रेजेंट एज का 4 गुना, पी की एज का 4 गुना क्योंकि एज से 19 साल अधिक है, यानी कि पी की एज के 4 गुने में से क्यू की एज घटाओगे क्या आएगा 19 साल। 7 साल बाद क्यू की एज का दुगुना, तो 7 साल बाद क्यू की एज क्या आएगी क्यू प्लस 7, तो 7 साल बाद क्यू की एज का दुगुना ये होगा। इसकी जो वैल्यू उस टाइम पी की एज, उस टाइम पी की एज भी तो पी प्लस 7 हो जाएगी, उस टाइम पी की एज के 7 गुने से कितने, 7 गुने से कितना कम होगा 47 साल कम होगा। तो जैसे सवाल बोला मैंने वैसे लिख दिया,
7 साल बाद क्यू की एज Q+7 उसका 2 गुना, इसकी वैल्यू क्या है 7 साल बाद पी की एज P+7 उसका 7 गुना किया, 7 गुने से 47 साल कम कर दिया। तो क्या आएगा बच्चों 2Q गुणा करेंगे और ये 7P, 7P को ले आते इधर माइनस का 7P, यही है ना बच्चे, है गोविंद। 7 सत्ते 49, 49 में से 47 घटाएंगे 2, लेकिन ये 2 सत्ते 14 भी तो उधर जाएगा माइनस का 14, तो यानी कि क्या आ गया 2P माइनस 7Q कितना आ गया माइनस का 12, ये आ गया ना 2Q माइनस 7P माइनस का 12, या पूरे को माइनस से गुणा कर दो तो हम ये कह सकते हैं 7P माइनस 2Q कितना आ गया 12, है कि नहीं गोविंद। इस पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर देंगे तो 7P माइनस 2Q क्या आ जाएगा 12। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करके क्या निकालना है, क्यों की एज, क्यों की एज निकालनी है तो P को गायब कर दो, या पहले P की निकाल के बाद में Q की निकाल लो, क्या सब P Q की डायरेक्ट निकाल लेता हूं, है ना, Q की एज चाहिए ना, यहां पे 4P है यहां पे 7P है, तो P को गायब कर दो, ऊपर 7 से गुणा नीचे 4 से गुणा, और सिंपली इनको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो P की एज खत्म, 28 पे 28P कट गया, ये क्या आ गया माइनस का 7Q और ये कितना माइनस का 8Q, माइनस 7Q माइनस 8Q का डिफरेंस क्या आएगा Q, कितना आएगा डिफरेंस 7 की 19 में गुणा 19 सत्ते 133 और 12 चौक 48, 133 में से 48 घटाएंगे कितना आ जाएगा 85, ठीक है 85 आ गया क्योंकि प्रेजेंट एज, अब तो मर जाओ क्यों 85 के हो गए, ठीक है कोई दिक्कत, चले आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 21, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का, बताओ बच्चों 75 का 65% 45 के 2/5 से कितना ज्यादा है, तो 75 का 65% क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 65 का 75% यानी कि 3/4, तो 65 तिया कितना आएगा 195/4, 195/4 आएगा ना, 195 की जगह 192 होता तो 64 जाता और 3/4 आएगा 0.75, ये आ गया ना बच्चे खटाक से, मल्टीपल फल्टीपल से ज्यादा तो ऐसे ही कर लेंगे हम, और 45 का 2/5 कितना आ गया 18, तो 64.75 किलो 18 से कितना ज्यादा हो गई, सही किया हमने, 195/192 होता तो 48 जाता यार, 48 चौक 192, 192/3 64 होता है ना, 192/4 करेंगे तो 48 आएगा, सॉरी भाई 65 थी 195/4 आएगा 48.75 और माइनस 18 करेंगे 30.75, वैसे भी जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है आगे चलते हैं, बताओ द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स विल बी, बताओ मतलब ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्याएं हैं जिनके केवल 3 फैक्टर हैं, ये नंबर सिस्टम का बहुत पॉपुलर सवाल है, इस साल मेंस के पेपर में भी सवाल आया था इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं जिनके एग्जैक्ट कितने फैक्टर हैं, केवल 3 फैक्टर है। आप कोई भी प्राइम नंबर पकड़ लो, माना कोई भी प्राइम नंबर मैंने पकड़ लिया जैसे कि 7 पकड़ लो, है ना बच्चों, आप प्राइम नंबर आप 7 पकड़ लो, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का स्क्वायर करिए प्यारे बच्चों क्या आएगा 49, तो 49 के मेरे प्यारे भाई 3 ही फैक्टर होंगे, 49 या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा या खुद 49 से, तो किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसके 3 ही फैक्टर होते हैं, 1 वो प्राइम नंबर p और p स्क्वायर, तो बेसिकली आपको यहां पे केवल यह देखना था कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके 3 गुणनखंड हैं, यानी कि 3 अंकों के ऐसे कितने नंबर हैं जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर बन रहे हैं, है कि नहीं गोविंद, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो किसी प्राइम नंबर का भाज्य संख्या का क्या है वर्ग, तो देखो 2 3 5 7 का वर्ग तो 3 अंकों का नहीं होगा, क्या आएगा फिर 11, 11 का वर्ग, 11 के बाद किसका बेटे 13 का, 13 का वर्ग 116 के 3 फैक्टर होंगे, 11 13 उसके बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद क्या आएगा 19, 19 के बाद क्या आएगा 23,
23 के बाद क्या आएगा? 29। 29 के बाद 31 का स्क्वायर 961। 31 के बाद 37, तो बड़ा हो जाएगा ना, 37 का स्क्वायर 4 अंकों का हो जाएगा। तो यानी कि यही बनेंगे कितने? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 संख्या ऐसी है 3 अंकों की जिनको आप एग्जैक्ट 3 गुणनखंड निकाल सकते हो। बड़े सवाल है ना? लॉजिक क्लियर हुआ? सवाल नंबर है 23 आपके सामने, बताइए बच्चों। 7 पेन और 13 पेंसिल की कीमत कितनी है बाबू? 128 रुपए। बोला है एक पेन की कीमत 7 रुपए कम हो जाती है, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए बढ़ जाती है। तो 14 पेन 10 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाती है? 98। 9 पेन और 7 पेंसिल की ओरिजिनल कीमत बताइए। यही है ना? बताओ बच्चों। 9 पेन और 7 पेंसिल की ओरिजिनल कीमत क्या होगी? करिए, बढ़िया सवाल है। कैसे करते हैं ऐसे सवाल को? माना एक पेन की कीमत x है और एक पेंसिल की कीमत कितनी है? y। तो सवाल के अनुसार 7 पेन की कीमत 7x प्लस 13 पेंसिल की कीमत 13y है ना? तो 7x प्लस 13y कितना आ जाएगा? 128 रुपए। ये क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1 है कि नहीं गोविंद जी? क्या है? पेन की कीमत 7 रुपए कम हो जाते, पेन की कीमत x से कितनी होगी? x माइनस 7। और पेंसिल कीमत 2 रुपए बढ़ जाती, पेंसिल कीमत y थी तो बढ़ के कितनी होगी? y प्लस 2। यही है ना? तो 14 पेन और 10 पेंसिल की कीमत, 14 पेन की कीमत 14 से गुणा, 10 पेंसिल की कीमत 10 से गुणा। तो 14 पेन और 10 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाती है? 98। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 14x प्लस 10y है ना? कितना आ जाएगा? माइनस का 98, माइनस 98 जब उधर जाएगा तो 98 98 196 हो गया, और 10 दूनी 20, 20 भी उधर चला जाएगा, माइनस का 20, यानी कि आ जाएगा बच्चे 176। माइनस का 98 उधर जाके 196 हो जाएगा, 98 प्लस 98 जोड़ के 20 भी घटाना पड़ेगा तो 176 ये आ गया। हालांकि ये 2 से कट रही है पूरी इक्वेशन, तो 2 से काट के लिख लेते हैं। तो 2 से काट के लिखेंगे तो 7x प्लस 5y बराबर कितना आ जाएगा? 7x प्लस 5y बराबर आ जाएगा 88। तो क्या यहां से सॉल्व करना आसान नहीं है? अगर आप दोनों इक्वेशन को घटा दो, माइनस कर दो, तो 8y बराबर कितना आ जाएगा? 40। तो y कितना आ गया? 5। y कितना आ गया बच्चे? 5। यानी कि डिजिटल सम से ही हो जाएगा। अब तो सवाल वैसे कर लेते हैं, y की वैल्यू 5 आ गई तो यहां रख देते हैं 14x, 176 में से 10 पंजे 50 घटाएंगे 126, तो x कितना आ गया? 9। यानी कि एक पेन की कीमत 9 है तो एक पेंसिल की कीमत क्या आ गई? 5 रुपए। तो पूछा 9 पेन 7 पेंसिल की कीमत, एक पेन की कीमत 9 है तो 9 पेन की 81 प्लस 7 पेंसिल की कीमत क्या आएगी? 35। तो 81 प्लस 35 कितना आ गया? 116। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना? तो ये सवाल एक्चुअली में इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। सवाल है आपके सामने 24वां। करो, ये बताओ गोविंद जी। 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाले एक समबाहु त्रिभुज को इसके 3 शीर्षों से काटकर एक रेगुलर हेक्सागन बनाया जाता है। ठीक है? इस हेक्सागन का एरिया ट्रायंगल के एरिया का कितना परसेंट है? बहुत गजब सवाल। हालांकि हमें इस सवाल के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं, और ये कोई सवाल नहीं है प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है। मान लो आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चे? अब सुनिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सबसे खास बात क्या है कि तीनों एंगल बराबर होते हैं 60-60-60 डिग्री के। तीनों एंगल बराबर, तीनों भुजाएं बराबर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप किसी भुजा के पैरेलल कोई लाइन खींच दो, जैसे आपने ये लाइन खींच दी, तो ये जो छोटा ट्रायंगल बनेगा ये भी इक्विलेटरल बनेगा कि 60 डिग्री, तो ये भी क्या आ जाएगा? 60-60 डिग्री। तो यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल भी क्या बन गया? इक्विलेटरल। तो एक समबाहु त्रिभुज मान लो जैसे है ये कोई एबीसी, अब इसके तीनों कोनों को काट के एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है ना?
तो आप कट कैसे करोगे? आप ऐसे यहां पे कट लगाओगे ऐसे, ये जो कट होगा भुजा बीसी के पैरेलल होगा। यहां से आप ऐसे कट लगाओगे मेरे दोस्तों, ये कट होगा भुजा एसी के पैरेलल, और यहां से ऐसे आप कट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? भुजा एबी के पैरेलल। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो इस तरीके से ये एक रेगुलर हेक्सागन बन गया, बोलो, है ना? परफेक्ट बना है। और इस रेगुलर हेक्सागन की 6 साइड क्या होंगी? बराबर, बराबर होंगी कि नहीं? अब आप बताओ, इसका सेंटर यहां पे होगा। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आप ऐसे इसको मिला दो तो यहां पर प्यारे दोस्तों 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। एक्चुअली अब टोटल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं 9। 9 के 9 का एरिया क्या है? बराबर। इसकी तो जरूरत नहीं है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 के 9 का एरिया बराबर है। क्योंकि आप जब यहां पे ये कट लगा रहे हो, ये वाला कट, ये वाला, ये जो आपने कट लगाया भुजा बीसी के पहले, तो जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये ऊपर, ये भी क्या बन गया? इक्विलेटरल। यानी कि जो इस हेक्सागन की साइड है वही क्या बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड। यानी कि सारे के सारे जो ट्रायंगल है कैसे? इक्विलेटरल। क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की साइड ही वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड बन जा रही है ना। तो अगर मैं कह सकता हूं यहां पर टोटल आपको कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? 9। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया है 9 यूनिट। उसमें से हेक्सागन का एरिया कितना है? 6 यूनिट। तो हेक्सागन का जो एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया का कितना है? और 2/3% में कितना होगा? 66 पॉइंट। गजब है ना सवाल, ज्ञान मिला कुछ। 9 यूनिट टोटल ट्रायंगल है ना, 6 ये और 3 कोनों में, उसमें से हेक्सागन कितना घेर रहा है? 6 पार्ट। नेक्स्ट, पाइप ए किसी टंकी को 11 घंटे में भर सकता है, बी 26 घंटे में और सी उसी टंकी को 12 घंटे में। सभी एक साथ चालू कर दी जाए तो उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो सवाल तो बिल्कुल नॉर्मल है, पर 11, 26 और 12 कैल्शियम लेना ही अपने आप में दुख है ना? फिर सभी की एफिशिएंसी निकालनी है, और देखो 365 भी आ रहा है बटे में। ऑप्शन बहुत दूर दूर है। यस, ऑप्शन से ही बताऊंगा बच्चे, है ना? रेलवे एनटीपीसी का पेपर भरा पड़ा है ऐसे सवालों से, है कि नहीं गोविंद जी? तीनों भरने वाले पाइप हैं। पाइप ए टंकी कितने टाइम में भर सकता है? 11 घंटे में। बी भर सकता है 26 घंटे में, यही है। और सी भर सकता है कितना? 12 घंटे में। हमने तीनों भरने वाले पाइप है, तीनों को खोल दिया, टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अगर ए 11 घंटे में भर रहा है, सी 12 घंटे में भर रहा है, तो दोनों मिलके अप्रोक्स कितने टाइम में भर लेंगे? लगभग 6 घंटे में, 6 घंटे से भी कम में। ये दोनों मुझे नजदीक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को पकड़ा, ये दूर है। आप मान लो आपने 2 मजदूर बुलाए, एक 12 दिन में घर पोतता है, दूसरा दूसरा भी 12 दिन में घर पोतता है, दोनों मिलके कितने दिन में घर पोत देंगे? 6 दिन में। अगर ए 11 घंटे में भर रहा है, सी 12 घंटे में, तो दोनों मिलकर लगभग आधा टाइम लेंगे, अप्रोक्स 6 घंटे। 6 से कम ही लगेगा क्योंकि ये तो और फास्ट है। तो आंसर जो भी आएगा 6 से कम आएगा, खटाक से एक ही ऑप्शन है। इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं है इस सवाल को करने का। और रेलवे ने जितने भी सवाल बनाए आज तक ऐसे आड़े टेढ़े एलसीएम परेशान करने वाले, सब ऑप्शन से होते हैं। ठीक है ना? हमें पता है ना, हम तो देख रहे हैं सवालों को 2 साल से, तुम्हारी तरह थोड़ा ना। ठीक है जी। आइए करो। A contract is to be completed in 85 days and 180 men are to work 12 hours per day. एक कॉन्ट्रैक्ट 85 दिन में पूरा किया जाना है ना? एक ठेकेदार ने ठेका ले लिया पुल बनाने का, 85 दिन में बनाना है, 100 दिन में तोड़ देना है। ठीक है? तो मजाक कर रहा हूं, पुल बनते हैं तो टूटते भी हैं। हमारे देश से ज्यादा पुल टूटने का रिकॉर्ड बताओ दुनिया में कहीं हो तो, है कि नहीं? तो एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 85 दिन में पुल बनाने का, उसने 180 आदमी लगा दिए। कितने आदमी लगा दिए? 180। ऑल आदमी है जीरो स्किल, और वो आदमी 12 घंटे काम करते गधे की तरह। ठीक है जी। आफ्टर 70 दिन, 70 दिन के बाद 5/7 ऑफ वर्क इज कंप्लीट। टोटल काम का कितना हिस्सा हुआ? 5/7।
हाउ मेनी एडिशनल मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड, कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने चाहिए जिससे कि काम टाइम पे खत्म हो। लेकिन अब हर आदमी पर डे कितना काम कर रहा है, 16 घंटे। समझे ना बच्चों, बताओ। इस सवाल में वर्क भी दिया है, डेज भी दिए हैं, आवर्स भी दिया है और आदमी भी दिए हैं, सब कुछ है ना। तो ऐसे सवालों में क्या कॉन्सेप्ट लगता है गोविंद जी, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट लगाना होता है। मैन भी दिया है, डेज भी, आवर्स भी और वर्क भी। तो ठेकेदार ने ठेका लिया 85 दिन में सड़क बनाने का, 180 आदमी लगाए जो 12 घंटे में काम कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि 85 दिन में हो जाएगा। 70 दिन में 5/7 काम ही कंप्लीट हुआ। हम मान लेते हैं कि अगर टोटल काम है 5 यूनिट, टोटल काम कितना है 5 यूनिट, तो 5 में से कितना हुआ, टोटल काम मैंने मान लिया 7 यूनिट, सॉरी टोटल काम हमने 7 यूनिट मान लिया, टोटल वर्क 7 यूनिट का 5/7 कितना हुआ, 5 यूनिट। यानी कि 180 आदमियों ने, कितने आदमियों ने, 180 आदमियों ने 70 दिन काम किया। कितने दिन, 70 दिन। और ये कितने दिन तक काम करते हैं, पर डे 12 घंटे, पर डे 12 घंटे काम करते, कितना काम होता है, 5 यूनिट। 5 यूनिट काम हो गया तो कितना काम बाकी है, 7 में से 5 यूनिट काम हो गया तो रिमेनिंग वर्क है 2 यूनिट। तो बचा हुआ केवल 2 यूनिट काम ही करना है। मान लिया इस 2 यूनिट काम को करने के लिए हमें M आदमियों की जरूरत है। कितने आदमी चाहिए, M। 85 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 70 दिन बीत गए, तो हमें बचा काम करना है मात्र 15 दिन में। बचा काम मात्र 15 दिन में करते हैं, करना है। बट ईच वर्कर नाउ वर्किंग 16 आवर्स पर डे। लेकिन अब जो हर वर्कर है पर डे कितना काम करेगा, 16 घंटे। तो दिस शुड बी इक्वल, तो 2 से 16 8 बार, तो 15 अट्ठे 120 से ये कट गया, 12 और 0 120, और 5 से 180 कितनी बार, 36 बार। तो 36 सत्ते कितना आ गया, 252। यानी कि हमें काम पूरा करने के लिए टाइम पे 252 लोगों की जरूरत है 70 दिनों के बाद। 252 आदमी आंसर नहीं आया कि जल्दबाजी में 252 लगा दो। हमें एक्चुअल में काम करने के लिए 252 आदमी चाहिए टोटल। लेकिन हमारे पास 180 आदमी तो पहले से हैं, तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, 72 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो सही आंसर केवल सी है। ये बताइए, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 27। 10 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस, 6 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस वाले एक खोखले धातु के गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर बेस रेडियस वाला एक ठोस शंकु का आकार दिया गया। यानी कि गोले को, खोखले गोले को पिघला के क्या बनाया, शंकु। शंकु की हाइट कितनी है, देखो बहुत सरल सवाल है। जब भी एक फिगर से दूसरी फिगर में बदलते हैं पिघला के, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम, आयतन को इक्वल कर देना है। अब ये जो खोखला गोला है, इसकी बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 6। तो इस गोले का वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यानी कि 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। और बच्चों इसको पिघला के जो शंकु बना है उसकी हाइट आपको निकालनी, तो शंकु का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला है ना, रेडियस 8 है, 1/3 पाई रेडियस 8 है, 8 का स्क्वायर इंटू एच, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कि π/3 से π/3 कट गया, तो 4 गुणा ये कितना आ गया, 1000 में से 216 आप घटाओगे, 1000 में से 216 तो कितना आ जाएगा, 784। 784/8 का वर्ग 64, ये आ गया। बेसिकली 784 में 7 आ गया ना, 7 का मल्टीपल आंसर आएगा। आंसर तो बी है, नहीं 784 ना, हाँ यही आ जाएगा बी। ठीक बच्चों, 4 से 64 कटेगा कितनी बार, 16 बार। तो 16 16 चौका 64, बच जाएगा कितना, 14। 16 निम्न 144, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 49। ये आंसर है। तो सरल है कि नहीं। 784 में 2 बार 7 आ रहा है, इसलिए मैंने लगा दिया। 784 के 28 का वर्ग। ऐसे सोचा करो।
द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 11, 11 के पहले जो हमारे 12 मल्टीपल्स हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो 11 के अगर मल्टीपल्स का हम एवरेज निकालेंगे तो 11 का तो आएगा ही ना, है भाई। 11 के जो 12 मल्टीपल्स हैं, फर्स्ट 12 मल्टीपल, उनका एवरेज 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। 11 से कटने वाला ये नंबर नहीं है, 6 5 ये नंबर नहीं है, 7 5 ये 11 से कट रहा है, ये आंसर है, खत्म भाई। 11 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 का 12वां मल्टीपल कितना होगा, 11 गुणा 12 132। अब इनका एवरेज देखो, ये एपी में होगा, समांतर श्रेणी में एपी का एवरेज निकालना है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो, केवल ये आ जाएगा ना, 143 का आधा यानी कि 71.5। ये है ना तरीका। 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, खटाक से आंसर। सवाल नंबर 29 बताइए। 29वां सवाल है, मैंने पिछले साल के मॉक्स में भी कराया था सवाल। गोविंद जी बताओ, बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला, सवाल नंबर 29। क्या कहा गया है, हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 13/18 के पास कार है। फ्लैट्स में सोसाइटी है, जितने लोग रहते हैं उसमें से 13/18 के पास कार है और 48/65 कार मालिकों ने ढकी हुई पार्किंग का प्लेस खरीदा है। जितने लोगों के पास कार है, कार को खड़ी करने के लिए जगह भी चाहिए, पार्किंग। 48/65 कार के मालिकों ने पार्किंग का स्पेस खरीदा। 136 निवासी ऐसे जो खुले में कार खड़ी कर देते हैं, प्लॉट में जाकर खड़ी कर दी। सोसाइटी में कितने निवासी थे बताइए। अगर सोसाइटी में टोटल 18 लोग हैं तो 18 में से 13 के पास कार है ना। फिर 65 कार मालिकों के पास 48 में से पार्किंग है, 65 कार मालिकों में से 48 के पास पार्किंग है। तो देखो यहां ना 13 और 65 को सेम कर लेते हैं, 65 65। अभी बताता हूं कैसे। यहां ऊपर नीचे 5 से गुणा करो। मान लीजिए कि हाउसिंग सोसाइटी में टोटल कितने लोग रहते हैं, 90 है कि नहीं। तो 90, 18 पंजे 90, तो 13 पंजे 65, तो 90 में से कितने लोगों के पास कार है, 90 में से 65 लोगों के पास कार है। अब 65 लोगों के पास कार है, कार के मालिक हैं। अब 65 का 48/65 आसानी से हो गया ना। 65 कार के मालिकों में से 48/65 के पास यानी कि 48 लोगों के पास पार्किंग है। यानी कि 65 में से अगर मैं 48 घटाऊं तो कितने लोग आए, 17 लोग ऐसे जिनके पास अपना पार्किंग का कोई स्पेस नहीं है। और इसे 17 की वैल्यू कितनी दी है सवाल में, 136, यानी कि है कि नहीं गजब, 8 गुना। तो सोसाइटी में कितने लोग हैं टोटल, 90 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 8 गुना, जो कि कितना है, बड़े सवाल। ठीक है, अच्छी लैंग्वेज है, सवाल तो इजी है पर लैंग्वेज इसकी अच्छी है। लास्ट सवाल करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का है। ट्रेन ए स्टेशन एम से 8:35 पे निकलती है और उसी दिन स्टेशन एन पर 3:35 पे पहुंचती है। ठीक है जी। ट्रेन बी स्टेशन एन से 10:35 पे निकलती है और 3:35 पे स्टेशन एम पर पहुंचती है। ट्रेन ए और बी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए कि ट्रेन ए और बी किस समय पर मिलेंगी, ये सवाल है। ठीक है बच्चों, बताओ। बताइए। देखो ये जो है दो स्टेशन है एम और एन, ऐसी बोला है। तो ट्रेन ए निकलती है स्टेशन एम से एन पहुंच रही है ना। ये कौन सी ट्रेन है, ए। तो ट्रेन ए स्टेशन एम से कितने बजे निकली, 8:35 पे। 8:35 पे निकली मॉर्निंग में और पहुंची कितने, 3:35 पे स्टेशन एन पे। यानी कि ट्रेन ए को कितना समय लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, समय लगा मेरे भाई 7 घंटे। ट्रेन ए को लगा 7 घंटे। अगर हम बात करें ट्रेन बी, तो स्टेशन एन से कहां आ रही है, स्टेशन एम। ट्रेन बी जो है वो शुरू के कितने बजे होती है, ट्रेन बी स्टेशन एन से चलना शुरू करती है 10:35 पे और कितने बजे पहुंचती है, सेम 3:35 पे पहुंचती है स्टेशन एम पर, है ना। लेकिन दोनों ट्रेनें अपनी जर्नी एक साथ एंड कर रही है 3:35 पे, तो बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगी हैं।
बताओ बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगी तो कितने बजे मिलेंगी, ये बताइए जरा जल्दी से, फटाफट क्या आंसर है। देखो जो भी टाइम होगा वो 3:35 से पहले वाला होगा ना, और सारी ऑप्शन 3:35 से पहले वाले हैं, बताइए, और काफी नजदीक भी हैं। एक्चुअली ये ट्रेन बी को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, 10:35 से 3:35, 5 घंटे। तो ट्रेन ए को लगा 7 घंटे, बी को लगा 5 घंटे। तो हमें मान सकते हैं कि दोनों ही जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम मान लेते हैं, 7 5 का एलसीएम। भाई स्टेशन एम और एन के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली 7 और 5 का एलसीएम यानी कि 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर मान लेते हैं। तो ट्रेन ए जाती है 35 किलोमीटर 7 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 5। ऐसी ट्रेन भी जाती है 35 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 7। प्रॉब्लम यह है कि ये 8:35 पे चलना शुरू करी है और ये 3:35 पे। तो ये जो ट्रेन ए है 8:35 से, ये सॉरी 10:35 से चलना शुरू करी, ट्रेन ए 8:35 से 10:35 तक यानी कि 2 घंटे अकेले चली। तो आप बताओ 2 घंटे में यानी कि 8:35 से लेकर 10:35 तक ट्रेनें कितना चली होगी, 1 घंटे में जाती है 5, 2 घंटे में चलेगी 10। 10 किलोमीटर चल के ट्रेनें यहां आ गई, 10:35 हो गया। जैसे ही 10:35 हो गया इधर से ट्रेन बी ने भी चलना शुरू कर दिया। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलनी है कि नहीं, अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलनी है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई है, यानी कि दोनों ट्रेन को जो है कितनी डिस्टेंस कवर करना है, 25 किलोमीटर, है ना। तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। ट्रेन ए करेगी 5 की स्पीड से और ट्रेन बी 7 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, 25/12 यानी कि 2 सही 1/12 आवर, यानी कि 2 घंटा। और 1/12 घंटे का मतलब क्या है बेटा, 5 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि दोनों ट्रेन 10:35 के बाद भी 2 घंटे 5 मिनट बाद मिलेंगी। तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी, दोनों को ऐड कर दो, तो 10 2 12 तो बज ही जाएगा ना, 12 बज जाएगा, और 35 5 40, यानी कि 12:40 पे दोनों ट्रेन मिलेंगी। डी ऑप्शन आंसर है ना। बढ़िया सवाल, गजब का क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस सवाल है, आता ही आता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का टेस्ट समाप्त होता है। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, सवाल नंबर 31, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए, देखते हैं आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ है कि नहीं। ठीक है बच्चों, और आपको पता ही कि बैच अगर ज्वाइन करना है तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड करो फोन में अपने, और वहां से पढ़ सकते हो, लाइव बैच रेलवे फाउंडेशन डेडिकेटेड। तो टेस्ट बढ़िया था, आपने 30 में से कितने सवाल ठीक कर लिए मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इन मॉक टेस्ट से आपके स्कोर में सुधार हो रहा है ना, आपका स्कोर बढ़ने लग रहा है, आपको ज्यादा टाइप, ज्यादा वैरायटी, उनके स्मार्ट सॉल्यूशन पता लग रहे हैं, हेल्प हो रही है, तो वो भी मुझे कमेंट में खुल के बताइए। ठीक है बच्चों, 2 टेस्ट हमें और कराने में, बहुत जल्दी आपके पेपर से पहले करा दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय।